चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इसमें हम फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे थे कि जिसमें हमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 आज देख रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में रखो कि जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ हर्ष एंड येशा, ये दो पार्टनर्स हैं और इनके रिलेटेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वो दिए हुए हैं और हम सम शुरू करें ना। लेकिन सम शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देते हैं कि अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं हमें। सही बात है। उनमें भी पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कैपिटल और करंट दोनों बनाना है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, कैपिटल तो चलो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन करंट अकाउंट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है करंट अकाउंट के बारे में। इसका मतलब इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। और दूसरा कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा कुछ है क्या, तो ऐसा भी कहीं पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। मतलब इसमें करंट अकाउंट के अलावा बाकी सब अकाउंट तैयार करने हैं कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब तैयार करेंगे ना, ये सब बुक में ड्रॉ कर लो, तो उसके बाद हम लोग सम शुरू कर लें। जिस सम में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एडजस्टमेंट के थ्रू। तो एडजस्टमेंट से अगर शुरुआत करें ना, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन उसमें 50% उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 50% वैल्यू कम कर दो तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, 5,000 का बचा। आधी वैल्यू कम कर देना तो अब स्टॉक कितने का हुआ हमारा, 5,000 का। बराबर। जब भी ऐसा हो ना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, तो ये नोट करना, फाइनल अकाउंट के वक्त क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम की जा सकती है पूछा हो तो। लेकिन अगर कहा हो ना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो बढ़ाते नहीं है। क्योंकि जब फाइनल अकाउंट आखिरी तारीख पर जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की जितनी कम वैल्यू हो ना वो लिखते हैं, बड़ी हुई ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखते। बराबर ना, ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखते, कम वैल्यू ही लिखते हैं हमेशा। तो इसीलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक में पूछा हुआ हो कि वैल्यू कम करनी है तो लिखेंगे, अगर पूछा हुआ वैल्यू ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा नहीं करेंगे, जितनी है उतनी ही लिखेंगे। बराबर। तो यहाँ पर तो कम करने के लिए पूछा हुआ है ना कि भाई 50% की वैल्यू ही नहीं है, तो मतलब कम वैल्यू हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 5,000 का लिखेंगे, सिर्फ 5,000। और कहाँ लिखते हैं, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ऊपर लिखते हैं हम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट में 5,000, 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन एडजस्टमेंट में है तो उसकी दूसरी एंट्री भी चाहिए। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो उसकी दूसरी एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसकी दूसरी एंट्री की जाती है। मतलब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखें, ये टू और बाय लिख दें, और ऊपर एक लाइन छोड़ के लिखें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक 5,000। बरोबर। ये पहला एडजस्टमेंट हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक का। फिर दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि लीगल चार्जेस इंक्लूडिंग द लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेस 4,000। देखो ये मिस्टेक है कि भाई क्या मिस्टेक है कि लीगल चार्जेस थे जिसमें गलती से बिल्डिंग के लीगल चार्जेस ऐड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग द लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेस 4,000। कि 4,000 के जो लीगल चार्ज लगे ना, लीगल चार्ज जो भी डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा, कोई भी सरकारी खर्चा हो, तो वो बिल्डिंग बनाने का खर्चा है ना, तो वो बिल्डिंग में प्लस होना चाहिए, लीगल चार्जेस में नहीं। बरोबर। कहने का मतलब इनका ये है कि लीगल चार्जेस अलग होते हैं, और जो अगर बिल्डिंग के कोई भी चार्जेस है ना, तो वो बिल्डिंग में ही प्लस करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है लास्ट ईयर हम लोग मशीन की डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर करते थे, उसमें ऐसा करते थे कि अगर कोई मशीन खरीदी और बीच में जो है वो भाड़ा भी लगा, तो वो भाड़ा मशीन में ही ऐड हो जाता है ना। मैंने 50,000 की मशीन खरीदी, उसमें 5,000 भाड़ा लगा, तो टोटल मशीन मेरी 55,000 की हो गई। सही बात है ना। तो यहाँ पर भी जो लीगल चार्जेस बिल्डिंग के हैं, तो वो बिल्डिंग में प्लस करने चाहिए थे, गलती से लीगल चार्जेस में ही लिख दिए। तो हम क्या करेंगे पता है कि लीगल चार्जेस में से कम कर देंगे और बिल्डिंग में प्लस कर देंगे हम लोग। पहले ट्रायल बैलेंस में देखो लीगल चार्जेस कितने दिए हुए हैं। तो ट्रायल बैलेंस में लीगल चार्जेस दिए हुए हैं वो है 6,500, 6,500 है, जिसमें 4,000 तो बिल्डिंग का खर्चा हो गया, तो वो कट करेंगे ना। बरोबर ना, गलती से उसमें लिख दिया है। तो लीगल चार्जेस लिखते कहाँ पर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखें,
यहाँ पर टू और बाय कर दें, और यहाँ पर डेबिट में लिखें हम लोग कि लीगल चार्जेस 6500 है, और उसमें से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड WR, रॉन्गली रिकॉर्डेड 4000 बिल्डिंग का था, इसमें गलती से लिख दिया, तो अब लीगल चार्जेस हुए 2500, और जो 4000 का गलती से इसमें लिख दिया है वो एक्चुअली किस में होना चाहिए था, वो एक्चुअली होना चाहिए था बिल्डिंग में, उसे बिल्डिंग में प्लस करेंगे। तो फिर बिल्डिंग चेक कर लो कि भाई इसमें बिल्डिंग कितने की दी गई है, वो दी गई है 46,000 की, 46,000 की बिल्डिंग है, उसमें ये 4000 प्लस होगा। और बिल्डिंग कहाँ पे, एसेट में, एसेट साइड पे लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग 46,000 और उसमें प्लस लीगल चार्जेस LC, लीगल चार्जेस 4000 के, तो अब बिल्डिंग हो गई हमारी 50,000 की। समझ आया ना ये एडजस्टमेंट, कि बिल्डिंग के लीगल चार्जेस थे, गलती से ये लीगल चार्जेस में लिख दिए, तो इसमें से माइनस किया और बिल्डिंग में प्लस किया हमने। ये हो गई ना एडजस्टमेंट की 2 एंट्री। उसके बाद थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखें, तो थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रोवाइड 5% बेड डेब रिजर्व ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स पे रिजर्व देना है। अब डेप्टर की एंट्री, डेप्टर्स की एंट्री मैंने पहले बताई थी कि अब जब भी डेप्टर्स की एंट्री, कोई भी सम में डेप्टर की एंट्री पूछे ना, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक फॉर्मेट बना देते हैं और यहाँ पर भी एक फॉर्मेट बना देते हैं, बरोबर ना। जब भी डेप्टर्स की एंट्री हो, कैसा फॉर्मेट, तो पहले ही लिख दिया करो भले कि भाई पहले लिख दिया करो कि भाई यहाँ पर डेप्टर्स जो भी अमाउंट हो उसकी, उसमें से माइनस बेड डेप लिखते हैं ए एडजस्टमेंट का, फिर जो अमाउंट मिले उसमें से माइनस बेड डेप रिजर्व ए एडजस्टमेंट का, और फिर अमाउंट बाकी की बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर डेप्टर का एक फॉर्मेट बना देते हैं। अगर कोई अमाउंट ना आती हो तो उस पर डैश कर दिया करो, बाकी फॉर्मेट यही रखा करो, तो इजी रहेगा। हर सम में अब यही फॉर्मेट, डेप्टर में से माइनस बेड डेप एडजस्टमेंट वाली, और फिर जो बचे उसमें से माइनस बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो इनमें सबसे पहले डेप्टर्स, तो आपके उसमें देखें कि भाई डेप्टर्स कितने हैं, तो देखो ऊपर रिसीवेबल और पेएबल्स दिए हुए हैं, वही डेप्टर्स हुए ना, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जो डेबिट में है ना 31,000, वो 31,000 क्या हुए, हमारे डेप्टर्स हुए। ये 31,000 वो हमारे डेप्टर्स हुए, रिसीवेबल्स में जो हैं, तो वो यहाँ पर लिखें 31,000, उसमें से माइनस बेड डेप करेंगे। तो अगर बेड डेप माइनस करें तो बेड डेप कितनी है उसमें, तो एडजस्टमेंट में कोई बेड डेप नहीं दी गई है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बेड डेप रिजर्व गिनना है हमें। तो अगर कोई बेड डेप नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे डैश कर देते हैं कि बेड डेप नहीं है, तो नीचे भी यही 31,000 आएगा। फिर बेड डेप रिजर्व गिननी है 5%, ठीक है ना, कितनी गिननी है, 5% रिजर्व गिननी है। तो अगर उसमें अगर 5% गिने ना, तो वो 5% हो जाएगा हमारा 1550, 1550, बरोबर। ये 5% हो गया, इतनी बेड डेप रिजर्व गिनी जाएगी, और इस बेड डेप रिजर्व को माइनस करके फिर बाकी की अमाउंट बाहर लिखेंगे। तो अगर बाकी की अमाउंट बाहर लिखें तो वहाँ पे आ जाएगा 29,450, ठीक है, कितना हो जाएगा 29,450, ये डेप्टर्स की अमाउंट बची। समझ आई ना बात है। और ये जो बेड डेप और बेड डेप रिजर्व हुआ, इसकी दूसरी एंट्री यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक फॉर्मेट बना देते हैं, जो अमाउंट ना हो तो डैश कर दिया करो, बाकी फॉर्मेट ही रखा करो, तो हर सम में इक्वल रहेगा। फिर इवन जो आगे वाले भी जो सम ने किए, अभी तक भी जितने सम किए, उसमें भी अगर डेप्टर में ऐसा फॉर्मेट बना दो और यहाँ पे बेड डेप का ऐसा फॉर्मेट बना दो तो ईजी रहेगा। फिर जिस जो अमाउंट ना हो तो उस पर डैश कर दिया करो सिर्फ। तो यहाँ पे जैसे अगर बेड डेप का फॉर्मेट बनाए ना, तो फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं कि पहले बेड डेप टी मीन्स ट्रायल बैलेंस प्लस प्लस बेड डेप ए मीन्स एडजस्टमेंट प्लस बेड डेप रिजर्व ए मीन्स बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट का, और माइनस माइनस बेड डेप रिजर्व टी, कि भाई बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। फिर जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट हम लोग बाहर लिखेंगे, बरोबर ना। अब ये पूरा फॉर्मेट याद रख लेना, TAAT, बेड डेप ट्रायल बैलेंस, बेड डेप एडजस्टमेंट, बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट एंड बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अब इनकी जो अमाउंट लिखे ना, तो सबसे पहले बेड डेप टी मतलब ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप कितना है,
कि ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ होगा आखिरी में, है ना, बेड डेब एंड बेड डेब रिजर्व। तो वो बेड डेब है 1500, 1500 का है बेड डेब, तो वो बेड डेब ट्रायल बैलेंस का लिख देंगे, वो आ जाएगा 1500 रुपीज़। फिर बेड डेब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का बेड डेब कुछ भी नहीं है तो वहाँ डैश। फिर बेड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का बेड डेब रिजर्व वो आ जाएगा 1550, और माइनस बेड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का बेड डेब रिजर्व है 2000 का, तो माइनस 2000, बराबर ना। अब इनका प्लस माइनस करके वो बाहर लिखेंगे, तो इनका अगर प्लस माइनस करें ये 3050 तो बचेगा 1050, बराबर ना। इनका प्लस माइनस वो बाहर लिख दिया ना 1050, ये हो गई डेप्टर्स की एंट्री, बराबर ना। ध्यान रखना ये कभी भी अब डेप्टर्स पूछे तो ऐसे एक एंट्री यहाँ पे और ऐसे एक एंट्री यहाँ पे कर देंगे, क्लियर। अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, तो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट में है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, 5% ऑन बिल्डिंग। फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन देना है, 10% ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले देख लें फर्नीचर कितना है, तो फर्नीचर यहाँ पर दिया हुआ है, वो फर्नीचर है 3000 का, 3000 का फर्नीचर है। लेकिन ध्यान दो, ये कल वाले सम में भी बताया था कि अगर कभी ऐसा डेप्रिसिएशन गिनना हो और ऑलरेडी अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन हो, जैसे वो फर्नीचर तो है 3000 का, लेकिन उसके नीचे देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300 है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300, ये पुराना डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो कल मैंने एक रूल बताया था कि ऐसा पुराना डेप्रिसिएशन हो और एडजस्टमेंट में नया डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर में पहले पुराना डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, फिर जो अमाउंट आए उसमें नया डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ खास ध्यान रखना, मतलब ऐसे लिखेंगे कि भाई यहाँ पर फर्नीचर लिख दें कि भाई फर्नीचर, वो फर्नीचर हम लोग लिख दें कितना, तो 3000 का फर्नीचर है, उसमें पहले प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे कि भाई पहले डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन, कौन सा, ट्रायल बैलेंस का, टी लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन 300 वो प्लस कर देंगे। ये पुराना डेप्रिसिएशन है कि भाई टी लिखो या ओ लिखो भले, ओल्ड, पुराना डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 3300, और ये जो 3300 बचेगा इसके ऊपर नया डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम लोग, बराबर ना। यहाँ पर फिर माइनस लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में ए, मीन्स एडजस्टमेंट में जो है कितने परसेंटेज है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10% इस पे डेप्रिसिएशन गिनो तो वो कितना हो जाता है 330, 330 डेप्रिसिएशन वो माइनस करेंगे, तो फिर बाहर कितना बचेगा, बाहर बचेगा फिर इसमें 2970 रुपीज़, ठीक है ना, 2970, ये फर्नीचर हो गया। फर्नीचर पे हुआ, उसके बाद दिया हुआ है कि भाई बिल्डिंग पे 5% गिनना है। अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पर मेरी भी मिस्टेक हो गई। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कोई भी सम हो ना, तो कोई भी सम करने से पहले एक बार ट्रायल बैलेंस, एक बार एडजस्टमेंट देख लिया करो, ठीक है ना भाई। मैंने भी देखे थे लेकिन शायद ये माइंड में से निकल गया है इसमें से कि अब जैसे बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन गिनना है हमें, बराबर। तो अगर बिल्डिंग पे गिने तो देखो बिल्डिंग मैंने यहाँ लिख दी थी, एडजस्टमेंट हो गया था ना एक बिल्डिंग का। एक्चुअली एडजस्टमेंट ऐसा रीड करना चाहिए कि देखो भाई दूसरा एडजस्टमेंट भी बिल्डिंग के ऊपर है और चौथा एडजस्टमेंट भी बिल्डिंग के ऊपर है, ये माइंड में रखना चाहिए। तो अब यहाँ बिल्डिंग लिख दिया मैंने, बाहर 50,000, एक्चुअली ये 50,000 अंदर आना चाहिए और इसके ऊपर भी फिर डेप्रिसिएशन होना चाहिए ना, सही बात है ना। तो ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन गिनना मैं भूल गया, तो अब क्या करें। तो अब मैं तो ठीक है भाई यहाँ पर सुधार देता हूँ कि 50,000 बाहर नहीं 50,000 अंदर लिखते हैं, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ चलो डेप्रिसिएशन। लेकिन आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना, आप लोग ध्यान देना, और ऐसा हो तो भी एग्जाम में चिंता मत करो, ऐसे ही लिख देते हैं कि अगर एग्जाम में भी ऐसी गलती हो जाए जैसे मुझसे हो गई, तो ऐसा कर दिया करो कि बाहर अमाउंट मत लिखो, बाहर अमाउंट हमेशा वो लिखते हैं जो फाइनल अमाउंट हो, बरोबर। अब जैसे 50,000 इसका आया था तो वो 50,000 ही लिखो, बाहर मत, भले यहीं पे लिखो, क्योंकि बाहर वो लिखते हैं जिसका टोटल करना है, जो आखिरी में टोटल करना है। अब 50,000 लिखोगे फिर से यहाँ पे अलग से लिखोगे तो दो दो बार बिल्डिंग काउंट हो जाएगी। तो ये मैं एक ही बार कर रहा हूँ कि 50,000 यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ अब, कि यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ वो बिल्डिंग 50,000, इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, खाली ध्यान दिया करो कि दो बार अमाउंट बाहर मत लिख देना। याद आ रहा है कि इसको बाहर नहीं होनी चाहिए तो कट करके अंदर लिख दो, पेंसिल से खाली कट कर दो उसे,
कि अब ये बिल्डिंग 50,000 और उस पर माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे 5%। इसके 5% करो तो वो हो जाते हैं 2500 के, बराबर ना। और बिल्डिंग पर तो कोई दूसरा डेप्रिशिएशन था भी नहीं, जैसे फर्नीचर का दूसरा डेप्रिशिएशन दिया हुआ था, बिल्डिंग का ऐसा दिया हुआ था क्या? नहीं था वो। तो इसलिए बिल्डिंग पे डायरेक्टली 5% हमने गिने, तो इसके 5% माइनस करें तो बाहर आ जाएगा 47,500, बराबर ना। यहाँ मैंने कट कर दिया 50,000, अब यहाँ पे ही आया, तो इसका मतलब अगर काउंटिंग करेंगे तो एक ही बार होगी ना। यहाँ पे भी अगर 50 लिख दूँ, यहाँ पे भी 47 लिखूँ, तो दो दो बार बिल्डिंग हो जाएगी। फिर समझ आ रही है ना बात है? तो ऐसी मिस्टेक जैसे मुझसे हुई, अगर आपसे भी कभी हो जाती है एग्जाम में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सम किया करो, कोई टेंशन नहीं लेते कि भाई अगर बाहर गलती से लिख दिया कट करके यहाँ लिख दो, और यहाँ पे जगह नहीं है तो उसकी अमाउंट फिर आगे लिखो। सही बात है ना? ऐसे एडजस्ट कर लिया करो कि हाँ फाइनल आंसर हमारा बरोबर आना चाहिए। अरे बात समझ में? तो अब जैसे ये एडजस्टमेंट गिना ना, अब इनकी दूसरी एंट्री भी तो करनी है कि फर्नीचर पे हमने डेप्रिशिएशन गिना, बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन गिना, तो इस डेप्रिशिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। दोनों का डेप्रिशिएशन है, फर्नीचर का भी और बिल्डिंग का भी। फर्नीचर में ये न्यू वाला एडजस्टमेंट वाला डेप्रिशिएशन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करें पहले कि भाई डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे था 330 रुपीज़, एंड डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, कि बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन आया 2500 का, बराबर। ये हो गया ना एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ध्यान देना, ये जो मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पर वो समझना ध्यान से। अब जैसे ये एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखें, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है। उस पर दिया हुआ है कि 1/4 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट और ट्रेडमार्क उसका 1/3 शेयर रिटर्न ऑफ मतलब हटा देना है, बस उसकी वैल्यू कम हो गई। पेटेंट ट्रेडमार्क ये हमारी एसेट कहलाती है, ये इनटेंजिबल एसेट है, हिडन एसेट है। कि अगर कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर हमने बनाया है तो हम उसकी पेटेंट ले लेते हैं, है ना, या ट्रेडमार्क ले लेते हैं कि भाई ये इस पे हमारा नाम, ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, बरोबर ना। तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वो बताना है, 1/3 वैल्यू उसकी कम करनी है। तो पहले चेक कर लो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितने हैं, तो दिया हुआ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700 है। तो 2700 के 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3, उसको डिवाइड 3 करो तो हो जाता है 900। वो 900 वैल्यू हमें कम करनी है, बरोबर। और पेटेंट ट्रेडमार्क भी यहीं पे ही लिखेंगे ना, ठीक है ना, एसेट है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ PT मीन्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, कि भाई ये PT वो 2700 थे, और उसमें से माइनस रिटर्न ऑफ लिखो WO, यहाँ लिखो भले लॉस, कि जितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, थर्ड पार्ट मतलब 900 का, तो अब बाहर अमाउंट बचेगी 1800 की। और ये जो 900 का लॉस हुआ, वो लॉस भी यही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का ये लॉस। तो ये लॉस हम लोग यहाँ पे लिखें, डेबिट साइड पे लिखें, वो लिखेंगे कि लॉस ऑन पेटेंट ट्रेडमार्क PT, लॉस ऑन पेटेंट ट्रेडमार्क कितना, 900, ठीक है। ये भी हो गई एंट्री, एडजस्टमेंट सब क्लियर हो गया। अब एडजस्टमेंट क्लियर हो गया तो क्या करते हैं, अब ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा हुआ है वो लिखें। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ड्राइंग एंड कैपिटल दिया हुआ है, ये हर्ष और येशा का। पहले हर्ष के बारे में बात करें तो डेबिट में दिए हुए हैं उसके 5000 और क्रेडिट में 35,000, तो डेबिट वाली ड्राइंग होती है ना, और क्रेडिट वाला कैपिटल। येशा में भी डेबिट में 2500, क्रेडिट में 15,000, ये ड्राइंग एंड कैपिटल है। तो ये ड्राइंग और कैपिटल वो कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में, यही अकाउंट हमने बनाया है ना। तो यहाँ पे लिख दें कैपिटल अकाउंट में टू और बाय करके लिख दें कि यहाँ पर डेबिट में लिखे जाते हैं ड्राइंग्स, डेबिट में ड्राइंग्स लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ड्राइंग्स लिख दें हर्ष और येशा की। तो हर्ष की ड्राइंग है 5000 रुपीज़, हर्ष की 5000 ड्राइंग है, और येशा की 2500 की ड्राइंग है, बराबर ना। ये 5000 और 2500 हो गया। फिर जो है वो क्रेडिट में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उसका कैपिटल, कैपिटल मतलब बैलेंस लिखेंगे कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये बैलेंस लेकर आए कितना, तो हर्ष के 35,000, उसके 15,000, हर्ष के 35,000, येशा के 15,000 रुपीज़, बराबर। ये हो गया
कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग और ये कैपिटल दोनों लिख दिया हमने, ये हो गया ना। उसके बाद गुडविल दी गई है 5000 की। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल हमारी एसेट है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है, तो वो भी यहाँ पर ही लिखें एसेट में कि यहाँ पर गुडविल 5000 की गुडविल हो गई। अब गुडविल के बाद है पैटर्न एंड ट्रेडमार्क, वो लिख दिया हमने। फिर रिसीवेबल एंड पेएबल्स, तो देखो रिसीवेबल पेएबल में रिसीवेबल लिख दिया था, रिसीवेबल मतलब ये डेप्टर्स, वो लिख दिए थे 31,000 के, लेकिन पेएबल 25,000 के वो बाकी है, वो बाकी है ना। पेएबल मतलब क्रेडिटर्स हुए, तो वो कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में। वो क्रेडिटर्स हैं वो तो वहाँ पे लिखेंगे ना, वो लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं हम लोग कि क्रेडिटर्स कितने हैं क्रेडिटर्स, तो वो दिए हुए हैं 25,000 के क्रेडिटर्स हैं, बराबर, ये क्रेडिटर्स हो गए। अब उसके बाद अकाउंट ऑफ गुड्स, ये जो अकाउंट ऑफ गुड्स है ना, इसका मतलब ये परचेस और सेल है। अकाउंट ऑफ गुड्स ये क्या कहलाता है? परचेस और सेल। डेबिट वाला परचेस है, क्रेडिट वाला सेल है। और ये अकाउंट ऑफ गुड्स, गुड्स की कोई भी चीज़ है कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में, सही बात है ना। तो अकाउंट ऑफ गुड्स में जो डेबिट में दिया हुआ है 40,000 वो परचेस है, तो परचेस डेबिट में ही लिखें कि डेबिट में ऊपर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखें कि परचेस 40,000 का। और जो क्रेडिट में दिया हुआ है ना 89,250 वो सेल्स है, तो वो सेल्स यहाँ पर लिखें, ये सेल्स लिखें 89,250, बरोबर ना। ध्यान देना, ये अकाउंट ऑफ गुड्स मतलब परचेस सेल हुआ। फिर उसके बाद दिया हुआ है मशीन्स 50,000 का, तो मशीन्स कहाँ पे लिखते हैं? मशीन्स तो यहीं पे ही लिखी जाती है एसेट्स में, तो यहाँ गुडविल के साथ लिख दें हम लोग मशीन्स 15,000, 15,000 की मशीन हो गई। फिर मशीन के बाद है ओपनिंग स्टॉक 6,000, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टार्टिंग का स्टॉक है वो यहाँ पे लिखता है ना, तो यहाँ पे लिखा जाए ऊपर पहली लाइन में ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 6,000 का, 6,000 का ओपनिंग स्टॉक, बराबर, ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर फर्नीचर 3,000, फर्नीचर लिख दिया था हमने उस पर, बराबर ना, डेप्रिसिएशन भी गिना था। फिर गुड्स रिटर्न अकाउंट, ये गुड्स रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। ये जो डेबिट में दिया हुआ है वो सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो परचेस रिटर्न है, बराबर ना। ये सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, ध्यान देना। तो जो डेबिट में 7,500 है वो सेल्स रिटर्न हुआ, और सेल्स रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे डेबिट साइड पे, बराबर ना। वैसे तो सेल्स में से माइनस करते हैं कोई, लेकिन डेबिट में लिखो, जैसे मैं बताता हूँ वो इजी रहता है। 7,500 वो हम लोग सेल्स रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे कि ये सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा? 7,500 रुपीज़, बराबर ना। और उसके बाद दिया हुआ है वो क्रेडिट में है 5,000, वो है परचेस रिटर्न। जो क्रेडिट में है वो परचेस रिटर्न 5,000 का, परचेस रिटर्न हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे कि परचेस रिटर्न 5,000 वो क्रेडिट में, ठीक है ना। ध्यान देना, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न, ये माइंड में रखना। उसके बाद है वेजेस, वेजेस 4,000 के, वेजेस कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो परचेस एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, यहीं पे ही लिखेंगे ये वेजेस 4,000, 4,000 के ये वेजेस हो जाएंगे। फिर वेजेस के बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो लिख दिया था हमने। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1550, तो स्टेशनरी प्रिंटिंग, सिर्फ स्टेशनरी प्रिंटिंग दिया हुआ है मतलब ये एक्सपेंस है हमारा, बराबर ना। क्या ये हमारा खर्चा स्टेशनरी का, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,550, वो स्टेशनरी प्रिंटिंग यहाँ लिखी। उसके बाद बिल्डिंग 46,000, बिल्डिंग लिख दी, 2 बार लिख दी, गलती हो गई थी तो 2 बार भी लिखी हमने, पर ध्यान रखना है ऐसे ये भूल दोबारा ना हो, मुझसे भी ना होगी, आप लोग भी ध्यान रखना। अब बिल्डिंग हो गई, उसके बाद लीगल चार्जेस, वो भी लिख दिया था हमने लीगल चार्जेस। फिर कैश बैलेंस है 300, कैश कहाँ पे लिखते हैं? कैश यहाँ एसेट में ही लिखते हैं, तो वो भी यहीं पे ही लिख दें कि कैश बैलेंस वो दिया हुआ है 300 का, कैश बैलेंस 300।
उसके बाद रेलवे फ्रेट 600, रेलवे फ्रेट ध्यान रखना, रेलवे फ्रेट यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो हमारा परचेस एक्सपेंस है। रेलवे फ्रेट मतलब रेलवे का भाड़ा। जनरली जब मंगवाते हैं ना हम लोग कोई भी चीज़ दूसरे शहर से, दूसरे स्टेट से, तब उस वक्त रेलवे का खर्चा देना पड़ता है, वो रेलवे फ्रेट, वो परचेस एक्सपेंस है। तो ध्यान देना रेलवे फ्रेट हमेशा यहीं पे ही आता है। कितना है? 600 का। तो रेलवे फ्रेट यहाँ पर लिखेंगे कि रेलवे फ्रेट वो कितना? 600, बराबर। रेलवे फ्रेट हो गया 600 का। फिर रेलवे फ्रेट के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 1150। इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये भी तो एक्सपेंस ही हुआ ना, उसे भी यहीं लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में कि इंश्योरेंस प्रीमियम वो हो जाएगा 1150 रुपीज़। ठीक है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स। अब ये बिल्स डेबिट क्रेडिट में है, जो डेबिट में है वो बिल रिसीवेबल है, जो क्रेडिट में है वो बिल्स पेएबल है, बरोबर ना। डेबिट वाला जो 4000 है ना वो बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल कहाँ पे लिखते हैं? एसेट्स में। और जो क्रेडिट में 2500 है वो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में, बरोबर। ये ध्यान देना। तो सबसे पहले जो डेबिट में है वो यहाँ पे लिख दें कि बिल्स रिसीवेबल कितना है? 4000 रुपीज़। 4000 ये बिल रिसीवेबल हो गया, और क्रेडिट में 2500 दिया हुआ है वो बिल्स पेएबल, वो यहाँ पे लिख दें कि बिल्स पेएबल वो हो जाएगा 2500 रुपीज़ का। ठीक है ना, वो बिल्स पेएबल आ गया हमारा। ठीक है, बिल्स की एंट्री भी ध्यान रखना। उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज एक्सपेंसेस। ये पोस्टेज एक्सपेंस पोस्ट ऑफिस का खर्चा 2000 रुपये, तो वो भी खर्चा यहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस 2000 रुपीज़, वो भी यहीं पे ही आएगा। पोस्टेज एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है बेड डेब एंड बेड डेब रिजर्व, वो लिख दिया था, पूरा फॉर्मेट बनाया ना, बेड डेब एंड बेड डेब रिजर्व। उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट में, दोनों डिस्काउंट है। तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया, खर्चा हुआ हमारा। और जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है ना। तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ना, हमने डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस है तो उसे डेबिट में ही लिखेंगे। और जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट मिला हमें, वो क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग, बराबर। तो जो डेबिट में दिए हुए हैं कितने हैं? 750, तो वो 750 रुपीज़ वो डिस्काउंट अलाउड, यहाँ डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड कितना? 750। ध्यान देना स्पेस कम हो गई, बहुत छोटी हैंड राइटिंग हो गई। और उसके बाद क्रेडिट में दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1500, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 की, बराबर। ये भी क्लियर। अब ये हो गया। उसके बाद है स्टैम्प ऑन हैंड एंड बेड डेब रिटर्न। तो ये दो चीज़ें, पहले अलग अलग दोनों चीज़ें साथ में दी हुई है। पहले स्टैम्प ऑन हैंड, स्टैम्प ऑन हैंड मतलब ये एक तरह का हमारा स्टॉक कहलाता है। होता है ना, कितनी बार बाहर सामान बेचते हैं या और कुछ काम करना तो हर सामान पे स्टैंप लगाना पड़ता है हमें, तो वो कुछ स्टैंप हमारे पास पड़े हुए हैं। स्टैम्प ऑन हैंड एक तरह का हमारा एक एसेट कहलाता है, एसेट। भाई छुट्टक सामान हमारे पास पड़े हुए हैं, स्टैंप्स पड़े हुए हैं, तो ये याद रख लेना स्टैम्प ऑन हैंड हमेशा कहाँ पे आता है? एसेट साइड पे, वो अलग चीज़ है, बरोबर ना। और जो बेड डेब रिटर्न है वो अलग ही टॉपिक है। तो पहले स्टैम्प ऑन हैंड वो आता है डेबिट में, स्टैम्प ऑन हैंड वो कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है 150 रुपीज़, याद रख ही लेना। 150 डेबिट में, वो यहाँ एसेट साइड पे लिखेंगे कि स्टैम्प ऑन हैंड 150 रुपीज़ के कुछ स्टैम्प का स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। और जो क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में है वो दिया हुआ है बेड डेब रिटर्न। बेड डेब रिटर्न वो हमारी इनकम कहलाती है कि भाई हो सकता है पहले कुछ नुकसान हुआ था, बेड डेब हुआ था, भले यहाँ पे लिख दिया, भले वो बेड डेब यहाँ पे लिख दिया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये अलग हो जाता है बिल्कुल। बेड डेब रिटर्न इस बेड डेब से अलग होता है। इस एडजस्टमेंट में कभी भी बेड डेब रिटर्न बीच में नहीं देते, भले दिया हुआ हो ना फिर भी यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, बेड डेब रिटर्न अलग से ही लिखते हैं। बेड डेब रिटर्न डूबे हुए पैसे थे वो वापस आ गए। हो सकता है पहले किसी ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर उसका मन बदल गया, कुछ एडजस्टमेंट हो गया तो उसने वापस पैसे दे दिए हमें, ये बेड डेब रिटर्न। तो वो बेड डेब रिटर्न हमेशा कहाँ लिखते हैं? इनकम में, इनकम साइड पे लिखा जाता है। ठीक है ना। स्टैम्प ऑन हैंड वो अलग ही है, वो तो अलग है एसेट में, और बेड डेब रिटर्न अलग है इनकम में।
तो रिटर्न कितना दिया हुआ है 1250, तो 1250 वो यहाँ इनकम में लिखेंगे कि बैड डेब्ट रिटर्न, बैड डेब्ट रिटर्न 1250 रुपीज। ओके, और आखिरी में दिया हुआ है 12% HDFC लोन 1716 10,000 रुपीज। अब ये आखिरी में लोन है, तो लोन की वही 3 एंट्री जो हम लोग हमेशा करते हैं। ये पार्टनर की लोन नहीं है, बैंक की लोन है, तो भले बैंक की लोन है 3 एंट्री तो वैसे की वैसे ही करेंगे। सबसे पहली एंट्री करते हैं, पूरी लोन लिख देते हैं। पूरी लोन कितनी है 10,000 की, वो पूरी लोन यहाँ पर लायबिलिटी में लिख देते हैं। पहली एंट्री वही कि HDFC लोन, वो पूरी लोन यहाँ पर 10,000। दूसरा स्टेप करते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट गिन लेते हैं, कि इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनना है। कितना इंटरेस्ट गिनना है, तो 12%। ये पार्टनर नहीं है जो 6% देंगे, इसमें दिया हुआ है परसेंटेज 12%, तो वो 12% ही। और मंथ भी दिए हुए हैं फ्रॉम 17 मतलब जुलाई से गिनना है। तो जुलाई से अगर मार्च तक गिने ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ हो जाते हैं। मतलब इस पे 12% इंटरेस्ट गिनना है 9 मंथ का। तो ऐसे हो जाएगा कि भाई ये 10,000 अमाउंट है, 12% 12/100, और 9 मंथ का तो मल्टीप्लाई 9/12, बरोबर। तो जिसमें देखो 12 कट 0 कट, तो 100 9 जा 900। इंटरेस्ट कितना देना है 900 देना है, तो वो एक इंटरेस्ट यही लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 900 रुपीज़, 900 रुपये का ये इंटरेस्ट हो गया, बरोबर ना। और दूसरा दूसरा इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ स्पेस ही नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ स्पेस नहीं है ऊपर लिख देता हूँ। ये एक्सपेंस ही है ना, इंटरेस्ट देना वो एक्सपेंस ही है। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन, वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा कितना 900 रुपीज़, वो डेबिट में हो गया हमारा, ठीक है। ये एंट्रीज हो गई ना। तो देखो ये ट्रायल बैलेंस भी सब क्लियर हुआ, लोन की जो 3 एंट्री करनी थी वो भी हो गई, सब क्लियर, एडजस्टमेंट भी क्लियर, ट्रायल बैलेंस भी क्लियर। अब क्या करें, तो अब क्लोजिंग, जैसे हमेशा क्लोजिंग करते हैं वैसे ही क्लोजिंग करें ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन में मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। पूरा क्लोज कर देता हूँ क्योंकि छोटी हैंडराइटिंग है, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ये पूरा का पूरा मैं क्लोज कर दूँ, तो फिर आपको ये समझाता हूँ कि सबकी क्लोजिंग में क्या है। तो यहाँ जैसे मैंने पूरी क्लोजिंग कर दी पूरी क्लोजिंग, बरोबर ना। फाइनल ये बैलेंस शीट तक भी क्लोजिंग मैंने कर दी कि पूरा आंसर आ गया। अब अगर मैं सिर्फ इसमें बता दूं ना कि जैसे मैंने पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आया, इन सब का टोटल 99,250, जैसे हर सम में करते हैं वैसे ही, कि इस साइड का टोटल 99,250, वही टोटल यहाँ पर भी 99,250, और उसमें से ये सब माइनस किया तो ग्रोस प्रॉफिट आया 41,150। कितना आया ग्रोस प्रॉफिट 41,150। और इस ग्रोस प्रॉफिट को फिर आगे ट्रांसफर करें, ये डेबिट में था तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर करें क्रेडिट में, तो वो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट 41,150। और फिर इस साइड का टोटल यहाँ पे टोटल करें ना, तो इस साइड का क्रेडिट में टोटल ज़्यादा था, कि क्रेडिट में टोटल आया 43,900, इन तीनों का टोटल। वही टोटल यहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैंने नहीं लिखा कि 43,900, वो यहाँ नहीं लिखा। और 43,900 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसमें से ये सब माइनस करेंगे, मेरी स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। फिर उसमें से ये सब माइनस करें, तो ये सब माइनस करें तो बचेगा 30,270। कितना बचेगा 30,270। और ये 30,270 वो क्या कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, बरोबर ना। ये हमारा क्या हुआ नेट प्रॉफिट हुआ। और ये जो नेट प्रॉफिट हुआ 30,270, उसे आगे ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में कहाँ, तो यहाँ पे डेबिट में था तो उसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ क्रेडिट में। क्रेडिट में आएगा एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट 30,270। तो ये 30,270 वही यहाँ पर भी लिखे 30,270, और यहाँ पे कुछ माइनस के लिए नहीं था इसलिए यहाँ पे भी वही लिख दिया 30,270, बरोबर। और ये जो 30,270 आया वो क्या हुआ हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। हर समय ऐसा ही करता है ना कि भाई यहाँ पर जो टोटल लिखा ऊपर कुछ माइनस के लिए नहीं है, तो यहाँ पे भी अमाउंट वही, और ये डिविजिबल कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब इक्वली हम लोग डिवाइड करेंगे। 30,270 को आधा आधा अगर बांट दें तो 15,135 एंड 15,135, ये हर्ष और ये शाह ये दोनों को मिलेगा,
बरोबर। और ये दोनों को जो मिला तो इसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। यहाँ डेबिट में है तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के क्रेडिट में। यहाँ क्रेडिट साइड पे डिविजिबल प्रॉफिट लिखकर, ये डिविजिबल प्रॉफिट 15,135 एंड 15,135 ये दोनों को दे दिया। और ये जो दोनों को दिया ना, अब कैपिटल की क्लोजिंग करें। कैपिटल की अगर क्लोजिंग करें तो एक एक क्लोज करते हैं। पहले अगर हर्ष के बारे में बात करें तो इस साइड का टोटल आया उसका 35 और 15, 50,135। वही टोटल यहाँ पे भी लिखा 50,135 और उसमें से 5,000 माइनस किया तो 45,135। वैसे ही येशा में 15 और 15 30,135, वही यहाँ पर भी 30,135 और उसमें से 2500 माइनस किए तो 27,635। और इनके सामने क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि ये बैलेंस अब आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। हर्ष का 45,135 एंड येशा का 27,635, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, बरोबर ना। कैपिटल अकाउंट हर्ष और येशा का लिखा जिनका टोटल आया 72,760, 72,760 और फाइनली यहाँ पे दोनों का टोटल, और इन दोनों का टोटल किया ना तो दोनों साइड का टोटल जो सेम आना चाहिए वो आया 1,11,170, 1,11,170 ये दोनों साइड का टोटल, बरोबर ना। इक्वल आ गया मतलब हमारा सम करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में कि भाई पूरा सम कैसे करना है वो क्लियर हुआ ना। तो आप भी ये सम एक बार बुक में कर लो, अच्छी तरह से देख लो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, जो नेक्स्ट सम्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।